हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं 45 साल का सेहतमंद और गबरू किस्म का आदमी था, लेकिन मुझे 15-16 साल की लड़कियां का चस्का था क्योंकि मैं जहां पर नौकरी करता था, वहां पर ज्यादातर 15 या 16 साल की लड़कियां होती थी। उनको देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने एक 16 साल की लड़की के साथ, मेरा नाम रमेश है। मैं मुंबई के एक हाई स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। स्कूल में लड़कियां लड़के एक पर पढ़ते थे, जिसमें ज़्यादातर अमीर घराने लोगों की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिनको गुनाह, स्वभाव, इज्जत वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। वह लड़के लड़कियों की दोस्ती को मामूली सी बात समझते थे और हर हद पार कर जाते थे। मैं भी वहाँ 15-16 साल की इंतहा हसीन लड़कियां देखता तो दिल करता है उनको झपट लूं और उनसे तस्कीन हासिल करूं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा होता था। वह ज़्यादातर बंद रहता था क्योंकि वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी ज़रूरत का सामान रखते थे। आज मैं ड्यूटी पर अकेला था क्योंकि वहाँ साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। स्कूल की घंटी बजी जब बच्चे भागम भाग क्लासरूम से बाहर निकल गए क्योंकि बहुत गर्मी थी। सबको घर जाने को जल्दी थी। मैं भी इंतजार कर रहा था कब स्कूल खाली हो और मैं घर जाऊं। स्कूल खाली हो तो मैं हर क्लासरूम को चेक करने क्लासरूम को लॉक लगाकर जब सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ बढ़ गया क्योंकि वहां मेरा हेम प्लेट बड़ा हुआ था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाजा बंद था। मैं हैरान था कि दरवाजा अंदर से कौन बंद कर सकता है। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। यह आवाजें शायद एक शादीशुदा मर्द समझ सकता था कि वह आवाजें कैसी है, क्योंकि अंदर से एक लड़का और एक लड़की की आवाजें आ रही थी और वह आवाजें ऐसी थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं कमरे का दरवाजा खोला तो दंगी क्लास के दो यंग लड़का लड़की एक दूसरे के साथ थे। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में देखे थे, आज पहली बार खुली आंखों से देख रहा था। मेरे अंदर एक हलचल और खलबली सी मच गई। सामने एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल आपत्तिजनक हालत में शायद एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मुझे यह देखकर एकदम ऐसे सकते में आ गए जैसे उनका रंग हाथों पकड़ा जाना उनके प्लान का हिस्सा ना हो। सामने खड़ी लड़की, जो कि बड़ा मुश्किल 15 या 16 साल के दरमियान होगी, वह बिल्कुल सोम की गुड़िया जैसी थी। मैं पहली बार इतने करीब से इतनी हसीन लड़की देख रहा था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए तुम्हें सांस तक रोके उसे देखते रह गया। उस वक्त मैं यह सब भूल गया कि मुझे उनकी खिंचाई करनी है और उनकी शिकायत ऊपर पहुंचानी है, ताकि उन्हें इस काम के लिए सख्त से सख्त सजा मिले और स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। न जाने मेरे दिल में उसे देखकर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। एक ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने वाली एक ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी जो एक 45 साल की शादीशुदा मर्द को शोभा नहीं देती थी। वह लड़की पहले तो बिल्कुल सहमी हालत में मुझे देख रही थी और फिर एकदम से होश की दुनिया में वापस आई। अपना यूनिफॉर्म उठाया और जल्दी से खुद को लपेट लिया। मगर उससे पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख चुका था, और वह लड़का जो इस लड़की का ही हम समर या क्लास फेमो मालूम होता था, वह खौफ के मारे थर-थर काँप रहा था। कुछ देर तो इन दोनों को अंदर तक उतरनी नज़रों से देखता रहा, फिर एकदम गद्दार आवाज़ से कहा कि यह स्कूल है, एक पवित्र जगह है। कोई क्लब नहीं है जिसमें तुम दोनों अपनी बेहुदा हरकत और मौज कर सके हो। मैंने लड़कों की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। क्या तुम्हें इस उम्र में यह काम शोभा देता है? अभी मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला तो एकदम वह लड़का मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे के बगैर
नहीं रह सकते, हम बचपन के मंगेतर हैं। मैंने कहा कि इस तरह के ड्रामे बाजी मेरे सामने मत करो। अगर तुम्हारी इससे मंगनी तय हो चुकी है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी मंगेतर के साथ गैर हरकत कर रहे हो। मगर मैं इस हद तक बेशर्मी देखकर खामोश नहीं रह सकता। मेरी नजरें अभी भी लड़की पर पड़ी थी, मगर मैं बात लड़के से कर रहा था। कहने लगा, आप हमारे गुनाहों का पर्दा रख ले। आप जो कहोगे हम आपका हर कहना मानने का तैयार हैं। हमारे पेपर्स नजदीक हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते। आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने जब पैसों की बात की तो मैंने उसे नगवा से देखा और कहा कि मैं तुम्हें रिश्वत लेने वाला लगता हूँ। वह लड़का कहने लगा, फिर आपको हमसे क्या चाहिए? और मैं जो इस लड़की से नजर हटा नहीं पा रहा था, उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जिसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने वाला था। मैं दिमाग में जोर तोड़ कर रहा था कि इन छोटे बच्चे को कैसे डराना धमकाना है। अचानक ही मैंने अपना मोबाइल से इन दोनों की एक तस्वीर खींच ली। कहा कि यह तस्वीर मैं प्रिंसिपल साहब के कुछ ही सेकंड करने वाला हूँ। जब लड़की ने मुझे ऐसे करते देखा तो एकदम से मेरे पैरों में गिर गई। उसकी बेहिजाब कमर देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। अब जो इस मुजरम जब्बे को बांधना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। पूरा स्कूल बिल्कुल खाली था। हम तीनों के अलावा अब यहाँ कोई ना था, इसलिए इन्हें ने डराना मेरे लिए कुछ मुश्किल काम ना था। मैं एकदम पीछे हटा, कहा कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं और तुम दोनों का कैरियर तबाह होने से बच जाए। वह दोनों उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा कि आप जो भी शर्त रखेंगे हम इसे मानने को तैयार हैं। अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारी शिकायत न करना। मैंने कहा, जो काम तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे वही काम मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कमरे से बाहर चल जाओ। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम विद कर बैठे। हटा लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका। उसने गुस्से से बौखलाए हुए कहा था कि बुढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैंने कहा कि शर्म हया की बातें मेरे सामने तुम नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी शर्म हया है अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अगर यह तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती है तो मुझ में क्या बुराई है? मेरी बात सुनकर लड़का एकदम से इस लड़की के सामने खड़ा हो गया, जैसे ढाल बन गया। कहने लगा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक शादीशुदा मर्द हैं, आपके घर में बीवी बच्चे होंगे। आपको ऐसी ख्वाहिश करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया? लड़का मुझे धमका रहा था, मुझे गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, यह मेरी मंगेतर है, मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी इज्जत कल पूरे स्कूल में नीलाम हो जाएगी। बस इस चीज का इंतजार करो। मैं यह कहने के साथ ही अपना मोबाइल जेब से निकाला और तस्वीर पर क्लिक कर दिया। मैंने कहा कि मेरे एक क्लिक पर यह तस्वीर प्रिंसिपल साहब के पास चली जाएगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ना, न जाने मेरे अंदर इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहाँ से आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं दे रहा था और मेरा ज़मीर तो वैसे ही सो चुका था। मैंने कहा, जब जल्दी से कमरे से बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं अपने बाहर हो जाऊं। मगर वह लड़का टस से मस न हुआ। मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि इस बुढ़े से कैसे छुटकारा पाऊं। अगर मैं उससे कई गुना ताकतवर था, इतना आसानी से तो मैं उसके हाथ आने वाला नहीं था। इससे पहले कि वह दोबारा मुझसे झपटा, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब इस कमरे में मैं और वह लड़की अकेले रह गए थे। मैं आहिस्ता-आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वे एकदम सहम कर दीवार के साथ जा लगी। कहने लगी कि आप तो मेरे बाप की तरह हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ।
آپ ہمارے اسکول کے سیکورٹی گارڈ ہیں، اور سیکورٹی گارڈ کا تو یہ فرض ہوتا ہے ہماری مال جان اور عزت کی حفاظت کرنا۔ آپ ہی ہماری عزت نیلام کرنے پر اتر آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھاشن مت دو، تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مگر وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی ہوں گی، میری جتنی بڑی نہیں ہوں گی، پر ہوگی تو صحیح نا، بھگوان کے لیے آپ کو اس کا واسطہ ہے مجھے بس دے، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے جس کے ساتھ مرضی کیا جائے، اس گناہ کی سینٹیسٹی کم نہیں ہو جاتی، اور تمہارے جیسی لڑکی اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں پوری طرح سے حیوان بن چکا تھا، میرے دماغ ہر سوچ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ لڑکا باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا، غصے کے عالم میں تیز کے عالم اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالا، مگر وہ ایک کمزور لڑکا تھا اور مشکل سے 15 یا 16 سال کا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کی کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے جو پریگننٹ تھی، اور میری ایک چھوٹی 6 سال کی بیٹی ہے۔ اگر میرا یہ گناہ ان پر اثر انداز ہوگا تو مگر جب انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو ہر سوچ دماغ سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ہر حد پار کر گیا۔ میں ایک 45 سال کا مضبوط اور شکتیشالی تھا، میرا جسم مقصد کرنے کی وجہ سے ابھی تک جوان تھا۔ میری بیوی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، پھر بھی مجھ سے کئی سال بڑی لگتی، ویسے بھی وہ پریگننٹ تھی۔ میں کافی عرصے سے اس خواہش کے لیے ترسا ہوا تھا، اسی لیے اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو اپنے قریب دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے سے سچائی اور انسانیت کی پٹی ایک دم سے اتر گئی۔ میرے دماغ پر حیوانیت کا شیطان پوری طرح حاوی ہو گیا، اور میں نے وہ سب کر دیا جو ایک پریگننٹ بیوی کے پتی اور ایک 6 سال کی بیٹی کے باپ کو ہرگز شوبھا نہیں دیتا تھا۔ وقتی طور پر مجھے ان تاج کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اس خوشی کو محسوس کرنا تھا جو میرے جسم اتنے عرصے بعد حاصل کر چکا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکا بالکل زخمی شیر کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان بھرا سانس میں ہوا میں باہر نکالا، جیسے مجھے کسی نظروں سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں اسے بہت ڈرا دھمکا سکتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ آج اس اسکول میں جو کچھ ہوا ہے، نہ میں اس کے بارے میں نہیں کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی تمہاری محبوبہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے لے کر یہاں سے نکلو، وہ کافی زیادہ تھک گئی ہے، اس لیے ہمیں تو آج کوئی خوشی نہ دے پائی۔ یہ کہہ کر میں کمینی سی ہنسی ہنسا۔ اس نے مجھے میرے گریبان پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میری شکل اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ یہ شکل تمہیں اپنے خوابوں میں ڈرائے گی۔ تم ساری زندگی نیند اور سکون کو ترس ہو گئے، یہ گورو کا تم سے وعدہ ہے۔ تم نے آج میری محبت کو برباد کیا ہے، میں تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایسا کہتے ساتھ ہی وہ اسکول کے اندر چلا گیا۔ ایک دم سے میرے جسم کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر دماغ سے جھٹکا دیا تھا کہ بھلا ہی یہ چوہا میرا کیا بگاڑے گا۔ ان دونوں کی تصویر ابھی بھی میرے موبائل میں محفوظ تھی، اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں پھر سے اسے دھمکی دوں گا، مگر شاید یہ میری کام خیالی تھی، کیونکہ میری بدتر زندگی کا آغاز تو اب ہوا تھا، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کے دنڈ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جو ہمیں اس عمر میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگلی صبح کا آغاز میرے لیے ایک نرک بھری زندگی کا آغاز تھا، کیونکہ جیسے ہی میں اسکول گیا وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ کل جب میں وہاں پر واپس آیا تھا وہ لڑکا اور لڑکی ابھی اندر ہی تھے، مگر آج ہر طرف افراتفری کا عمل مچا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی چوری پکڑی گئی ہوگی، اس لیے مگر جب باہر سے
पुलिस मोबाइल के सायरन सुनाई दिए तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। जैसे ही मैं स्कूल के अंदर गया, हर तरफ मातम बिछी हुई थी, क्योंकि उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले गया था। जमीन पर उसका नक्शा बना हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करने लगा। मुझे पहली बार अपने जुर्म की संगीन का एहसास हुआ था, मगर अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं इंतहा डर के आलम में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, कहीं इन्हें मेरे जुर्म का पता न चल जाए। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जब यहाँ से गए थे तो क्या उस लड़की स्कूल में मौजूद थी? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैंने अच्छी तरह से स्कूल का जायजा लिया था सर, और तसल्ली से सब चेक करके घर गया, मगर वह लड़की कहीं नहीं थी। शायद वह कहीं पर छुपकर बैठी थी, मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। मेरी इस बात पर प्रिंसिपल साहब बहुत सोच में पड़ गए। मैं उनके ऑफिस से निकल आया। मुझे मालूम था कि जैसे ही उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेरा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले कि मैं कोई कहता, मैं अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद जो मंजर मुझे देखने को मिला, उसने मेरी तकलीफ को कई गुना बढ़ाकर रख दिया था। अब मुझे एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी चीख और चिल्ला रही थी। उसने कहा कि मैं परी को स्कूल छोड़ने गई थी, और जब स्कूल से लेने गई तो उसके सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि एक लड़का उसे वहां से लेकर पहले ही चला गया है। उसको कहना था कि वह लड़का उसका कर्जन है और वही आज उसे लेने आएगा। मेरे सर पर तो जैसे एक बम गिरा था। मुझे उस लड़के की धमकी एकदम याद आ गई, जिसे मैं गीदड़ धमक रही समझ रही थी। मैं उसको गीदड़ समझ रहा था, वह एकदम से खौफनाक हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी। मैं एकदम से जमीन पर गिर गया, अपना सर पकड़ लिया। मेरी तकलीफ और बेचैनी हद से ज्यादा थी। मेरी बीवी कहने लगी कि जाओ, जाकर मेरी बेटी को ले आओ, ऊपर वाले के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानता था कि इस गलती की सजा मेरी बेटी को मिल जाएगी। मैं बहुत पागलों की तरह बोले जा रहा था। मैं इस हकीकत से अपनी बीवी को कभी भी रोशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी मर्द दूसरी औरत के साथ किया गया गुनाह गलती से भी अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करता। मगर न जाने इस वक्त किस जज्बाती लम्हे में था, मेरा दिल फटने के करीब था। अगर मैं इस वक्त अपने जुर्म का इकरार ना करता तो शायद मेरा गम अंदर ही अंदर मुझे मार डालता। जब मेरी बीवी ने यह बात सुनी तो वह कुछ लम्हे हक्का बक्का नजरों से मुझे देखने लगी, जिससे उसे यकीन ना आया हो कि मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि बेगैरत इंसान, मैं तो अब तक जान ही नहीं पाया कि तेरे अंदर क्या जानवर भी बसता है। तुझे शर्म नहीं आई? तू एक 6 साल की बेटी का बाप है। तेरी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। तू जरा भी ख्याल न किया किसी की बेटी की इज्जत को रोते हुए? अगर बेटी को कुछ भी हुआ, मेरी बेटी को, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुद पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूंगी और तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। मुझे बताओ, वह लड़का कौन है, कहाँ का है? मैं खुद उसके घर जाऊंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी। किसी की जुर्म की सजा मेरी मासूम बच्ची को ना दे। मैंने कहा कि मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता, मगर मैं स्कूल से पता करवा कर आता हूँ। मैं फौरन से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा, मगर इससे पहले कि मैं बाहर निकलता, मेरे फोन की घंटी बजी। मैं एकदम से सतर्क हो गया और जल्दी से कॉल रिसीव की। मेरी बीवी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर हवाइयां दिखने लगी। मैं बिल्कुल बर्फ का ढेर बनकर फोन सुन रहा था, जैसे मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेला जा रहा हो। फोन पर वही लड़का बोल रहा था। कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तुम्हारी 6 साल की मासूम सी बच्ची मेरे कब्जे में है। वह मुझे
सहमी सी नजरों से देख रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी मंगेतर ने तुझे देखा था जब तुम इंसानियत की हद क्रॉस करके एक शैतान दरिंदगा बन गए थे। एक ऐसे कुत्ते बन गए थे जो अपने सामने हड्डी को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। समझो कि तुम्हारी सजा का हिसाब होने वाला है। तुमने आज सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि मुझे भी मार दिया है उसके साथ, और एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल भी अपने बस में नहीं होता। मैं भी आज हमायनियत की हद पार कर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम न जीने वालों में रहोगे और न ही मरने वालों में। तुमने तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुद को उसके साथ दरिंदगा की थी ना, और मैं तुम्हारी बेटी के साथ हर रोज यह काम करूंगा। उसकी सिसकियां और चीखें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजा करूंगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसे माफी मांगता, उसने फोन बंद कर दिया और मैं एकदम से वहीं पर गिर गया। मेरी बीवी भी दरवाजे के साथ नीचे गिरती हुई नजर आई, क्योंकि उसने वह सब बातें सुन ली थी। उसने धक्के देकर मुझे वहां से निकाला, कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी को सही सलामत मेरे तक नहीं पहुंचाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बिल्कुल पागलों की तरह सड़क पर भागता जा रहा था। कोई भी मुझे दूर से देखता तो शायद समझता मैं पागल खाने से भागा हुआ मरीज हूँ, मगर शायद मेरी हालत पागलों से भी बदतर थी। मैंने हर जगह रिपोर्ट करवा ली, मगर मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला और न ही उस लड़के का। मैं उस लड़के के घर पर गया था। वह किसी अमीर ज्यादा घर का बेटा था। अगर वहां से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया, मैं घर गया तो बीवी वहां पर नहीं थी। वह भी शायद हमेशा के लिए मुझसे रूठकर चली गई थी। मैं अपने गुनाह पर जितना भी पछतावा उतना कम था, मगर मैं उस वक्त के वापस मोड़ नहीं सकता था। मेरे एक गलत कदम ने सबकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी थी। खुद मेरी अपनी जिंदगी किसी नर्क से कम न थी। न नर्क में तो मुझे अब रोज झुलसना था, इसी नर्क में मैं जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे गम और गुनाहों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरा चेहरा झुर्रियों से झुलस गया था और बाल बिल्कुल सफेद थे। कोई भी मेरे भयानक चेहरे को देखता तो कानून को गुहार लगाता लगाता। मुझे जेल में कैद हुए पूरे 7 साल हो गए थे। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और यह सजा तो कुछ भी नहीं थी इस सजा के सामने जो मेरी रूह झेल रही थी। वो मुझे ख्वाब में अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती थी और मैं पागल की तरह अपने बाल नोचने लगता था। ऊंची ऊंची आवाज में माफिया मांगता था, खुद से दुआ करता था कि मेरी बेटी को यह सजा ना मिले। मगर अब क्या हो सकता था। 7 साल के बाद पहली बार मेरी मुझसे मिलने आई। मैंने इतने अरसे बाद उसे देखा तो उसके आगे हाथ जोड़ दिए कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे इस जुर्म की सजा मेरी बेटी को भी मिलेगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। वह कहने लगी कि शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी सजा से बच गई है। मैं बहुत पहले बताना चाहती थी, मगर बता नहीं सकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने हिस्से की सजा अच्छी तरह से भोग लो और तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी की बेटियों की इज्जत रोते हुए कैसा महसूस होता है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बिल्कुल सख्ती में आ गया था। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत मेरे पास। मेरे घर में वह लड़का तो बहुत सुलझा हुआ और शरीफ था, तुम्हारे जैसे दरिंद्रा नहीं था। वह तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारे जेल में जाने के बाद ही वह परी को मेरे हवाले कर दिया था। कहा था कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एकदम से अपना सर मेज पर जोर से पटका। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। उसने मेरी बेटी की इज्जत महफूज रखी। अब मुझे जेल अपनी जुर्म की सजा काटनी थी। मैं खुशी खुशी काटने लगा था, क्योंकि मैं इसी सजा के लायक था। अब मैं रोज ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला हर बेटियों को मुझ जैसे दरिंदगे शैतान से बचा कर रखे। याद रखे, हर गुनाहगार का सजा हमें इसी जन्म में मिलती है, इसलिए हर गुनाह से दूर रहें। ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है,
اس کا مول سمجھے۔ تو دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔